सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के, ठीक है, क्लास 12 के जो कि सब्जेक्ट ज्योग्राफी भूगोल के जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया आप लोग का, ठीक है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से जो निकाला गया उसके मॉडल सेट नंबर 3 के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ पर कहा गया है कि किन्हीं 5 प्रश्न को उत्तर दें, ठीक है, और इसमें एक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलेगा, इसलिए 5 प्रश्न में यहाँ पर 5 अंक, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर तो बोला गया 5 प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन 7 प्रश्न दिया गया है। हम सातों प्रश्नों का सोल्यूशन कर देंगे। आप लोगों को परीक्षा में जो वाला आसान लगेगा वही वाला उत्तर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अब पहला प्रश्न 1 नंबर है कि 1970 का दशक में किन 3 विचारधाराओं का उदय हुआ था, ठीक है। तो 1970 के दशक में 3 विचारधारा का उदय हुआ था। एक मानवतावादी विचारधारा, एक अमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा, ठीक है। 1970 के दशक में ये 3 विचारधारा उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है 2 नंबर है कि आयु लिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आयु लिंग पिरामिड क्या है? एक जनसंख्या क्या है? जनसंख्या का रेखा चित्र है, जिसमें लिंग के आधार पर जनसंख्या को विभाजित किया जाता है। लिंग के आधार पर यानी पुरुष और स्त्रियों के आधार पर, ठीक है, पुरुष और स्त्रियों के आधार पर जनसंख्या का रेखा चित्र किया जाता है। तो आयु लिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं? आयु लिंग पिरामिड एक प्रकार का रेखा चित्र है, जिसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्ग के पुरुषों और स्त्रियों का संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि अभ्रक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? देखिए, अभ्रक का जैसे उत्पादन किया जा रहा था, इसका उपयोग भी होता होगा। तो उपयोग कहाँ होता है? विद्युत क्षेत्र जैसे कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, इस सारे क्षेत्र में अभ्रक का उपयोग होता है, ठीक है। कहाँ पर होते हैं? चलिए देख लेते हैं कि बड़ी परतों यहाँ पर अभ्रक मुख्यतः विद्युत उद्योगों में काम आता है। विद्युत का असंभाग होने के कारण इसका उपयोग कंडेंसर, कंप्यूटर, टेलीफोन, डायनेमो आदि के काम में होता है, और पारदर्शक तथा तापरोधक होने के कारण यह लैंप की चिमनी, स्टोव, भट्टियों आदि में भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? तो प्रतिभूमि वह सीमांत भूमि कहते हैं, ठीक है। उस सीमांत भूमि मतलब वह छोटी सी भूमि को कहते हैं जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं की जाती, ठीक है। जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं की जाती, इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है बार बार कृषि करने से। तो यह 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे कि मृदा उपजाऊ बन सके। इसलिए 1-2 वर्ष के लिए बाद इस खेती के कृषि करते हैं प्रतिभूमि में, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि संचार सेवा में आप क्या समझते हैं? तो संचार सेवा क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर सूचना या जो भी संदेश होता है उसको पहुंचाने की तरीका को क्या कहते हैं? सेवा, संचार कहते हैं, ठीक है। लेकिन आज के दुनिया में संचार बहुत ही डिजिटल हो गया, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल आने से, इंटरनेट आने से बहुत ही चीज़ एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंच जाती है। तो आधुनिक युग में संचार में बहुत से माध्यम हो गए, जैसे कि इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवा और भी बहुत से संचार के माध्यम, जिनके द्वारा हम अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले डाक द्वारा ही लोग अपनी बात लिखकर पत्र के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे, ठीक है। अगला प्रश्न पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि मानव बस्ती किसे कहते हैं? तो मानव बस्ती उस जगह पर कहते हैं जहाँ पर लोग एक स्थान पर मतलब स्थायी रूप में रहते हैं, उसको कहा जाता है मानव बस्ती। तो एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। अगला प्रश्न पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से है? तो मानव विकास के लिए 4 स्तंभ क्या? एक जरूरत है निष्पक्षता यानी समानता होना चाहिए, एक होना चाहिए सशक्तिकरण होना चाहिए, फिर संप्रेषण या जिसको सततता भी कह सकते हैं, और उत्पादकता भी कह सकते हैं, और उत्पादकता 4 नंबर होगा। तो ये मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, ठीक है। ये हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें कहा गया 3 प्रश्न को उत्तर देने के लिए, और एक प्रश्न आपको इसमें मिलेगा, एक प्रश्न में मिलेगा इसमें आपको 5 अंक, इसलिए 15 अंक, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि 8 नंबर प्रश्न है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए, वृद्धि एक मात्रात्मक है, ये मात्रा में बढ़ता है, ठीक है। जैसे और जो विकास है ये मात्रात्मक के साथ साथ ये गुणात्मक भी है, ठीक है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना होता है, अतः मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। वृद्धि एक मात्रात्मक होता है, ठीक है। और विकास क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत गति से निरंतर चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि
की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सामूहिक बदलाव शामिल रहते हैं। तो विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि पार साइबेरियन रेलमार्ग के बारे में बताइए। तो पार साइबेरियन रेलमार्ग क्या है, यह कहाँ पर है? यह है रूस में। ठीक है, तो पार साइबेरियन रेलमार्ग एक प्रसिद्ध रेलमार्ग है जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस से साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए सुदूर पूर्व शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इसकी शाखाएं मंगोलिया से गुजरती हुई चीन भी जाती है। यह लगभग 9,289 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है और इस पर एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा सफर करने में 8 दिन लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें है कि इसे रूस के शाही जमाने में सन 1891-1916 के काल में बनाया गया था। साइबेरिया का आबादी बढ़ने में और यहाँ का आर्थिक विकास में इस रेल मार्ग का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, हजारों सैलानी भी इसके द्वारा हर वर्ष साइबेरिया की सैर करते हैं और इस पर यात्रा करना विश्व के अनूठे अनुभवों में से एक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो व्यापार संतुलन विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का आयात और निर्यात को ही कहा जाता है व्यापार संतुलन। ठीक है, तो व्यापार संतुलन क्या है? किसी भी देश के निर्यात और आयात में अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक है, निर्यात और माइनस आयात के अंतर को क्या कहा जाता है? इसको व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक है, अगर व्यापार संतुलन अनुकूल होती है तो क्या होता है? आयात की तुलना में निर्यात अधिक होती है, यानी निर्यात अधिक होती है, आयात कम होती है अगर अनुकूल स्थिति में, यानी इसमें आय की वृद्धि होती है। और व्यापार संतुलन की प्रतिकूल होने की स्थिति में क्या होती है? निर्यात की तुलना में आयात अधिक होती है, क्योंकि इसमें आय की खपत होती है, आय यहाँ पर ऋण बढ़ते चला जाता है। तो प्रतिकूल दिशा में आयात अधिक होती है और अनुकूल दिशा में निर्यात अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 11 नंबर। 11वां प्रश्न है कि स्वास्थ्य स्तर किसको कहेंगे? तो स्वास्थ्य स्तर उसको कहेंगे जहाँ पर हर तरह की मनोरंजन उपलब्ध हो, हर तरह की भलाई उपलब्ध हो, हर तरह की सुरक्षा हमें मिले, सामाजिक संपर्क अच्छा रहे, उसको क्या कहेंगे? स्वास्थ्य स्तर। तो स्वास्थ्य स्तर क्या है? एक स्वास्थ्य स्तर एक भौतिक और निर्मित वातावरण प्रदान करता है जो स्वास्थ्य, मनोरंजन और भलाई, सुरक्षा, सामाजिक संपर्क, पहुंच और गतिशीलता, गर्व और सांस्कृतिक पहचान की भावना को प्रोत्साहित, सक्षम और समर्थन करता है और अपने सभी नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी है। विश्व जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एक तरह की स्वास्थ्य संगठन है। अगला यहाँ पर है 12 नंबर है कि प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर है? तो प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर यही है कि प्रदूषण क्या है? प्रदूषण वो है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्रदूषण पर्यावरण के लिए हानिकारक है और प्रदूषक जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषक ऐसे पदार्थ है जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। ठीक है, यहाँ पर वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण जैसे कि हवा यानी वायु में प्रदूषित होती है। वाहनों फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसें वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। मानव कृतियों से निकलने वाले कचरे की नदियों में छोड़ा जाता है जिससे जल प्रदूषण होता है। लोगों द्वारा बनाए गए अवशेष को पृथक न करने के कारण बने कचरे को फेंके जाने से भूमि प्रदूषण होता है। तो ये सब क्या है? ये सब प्रदूषक है। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि गेहूं उत्पादन का अनुकूल वातावरण का उल्लेख करें। ठीक है, कि गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण क्या होना चाहिए? तो गेहूं उत्पादन के अनुकूलन वातावरण निम्नलिखित है। गेहूं उत्पादन के लिए हमें ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, ठंडी जलवायु होती है। इसका उगते समय में औसतन 100 डिग्री, यहाँ पर उगते समय में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उगते समय में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और पकते समय जब गेहूँ पक जाएगा उस टाइम में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें है कि गेहूँ के पौधों को अधिक नमी की आवश्यकता नहीं होती। इसके कारण साधारणतः वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये गेहूं के लिए अनुकूल वातावरण है। अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। तो जन्म दर किसको कहेंगे? कि प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर शिशु के जन्म लेने की संख्या को कहेंगे जन्म दर, और मृत्यु दर कहेंगे प्रति वर्ष प्रति 1000 लोगों पर शिशु की मृत्यु की संख्या को कहेंगे मृत्यु दर। ठीक है, तो जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। तो जन्म दर वह शब्द है जिसका प्रयोग जनसंख्या में प्रति 1000 पर व्यक्ति पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जबकि मृत्यु दर वह दर शब्द है जिसका प्रयोग जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर प्रति वर्ष होने वाले मौतों की संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा।
उसके बाद आप लोगों का जो दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न उत्तर है सेक्शन सी वाला, उसका वीडियो इसके बाद हम अपलोड कर देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर आप लोगों को बहुत लंबा लंबा बनने वाला है। ठीक है, बहुत लंबा बनने वाला है और साथ में वीडियो भी बहुत लंबा बनते जाएगा, इसलिए उसका वीडियो इसके बाद तुरंत अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।